अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन के बारे में है। प्रोटीन का जो सिलेबस में हमें पीएमसी ने दिया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ पहले भी आ चुके हैं और आने की तवक्को है। एक बात दूसरी ये है कि यहाँ पर जो हमें प्रोटीन के बारे में बात करनी है, तो प्रोटीन के बारे में हमें स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, हमने फंक्शन के बारे में बात करनी है और हम देखेंगे कि प्रोटीन का जो वर्ड है ये कहाँ से निकला है। और बहुत सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी एमसीक्यूज़ मैं बोलूँ, या ज़ाहिर सी बात है यहाँ लिखे नहीं जा सकते, तो जो एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चन मैं क्रिएट करूँ तो वो आप लिखिएगा, मैं दोहराऊँगा। चले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक हमने जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करना है, हमने वाटर को डिस्कस करना है, हमने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करना है, हमने लिपिड्स को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम अभी लिपिड प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन है क्या और प्रोटीन का वर्ड कहाँ से निकला है। ये प्रोटीन का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है और ये निकला है, इसका मतलब प्रो मीन प्राइम एंड प्राइम मीन बिफोर, सो दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज कॉल्ड प्रोटीन। और ये एक ग्रीक वर्ड है। ये हमारे पास प्रोटीन जो है, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोमर ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड, तो आप यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोमर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड, देन आप क्या कहेंगे, ये अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एंड एसिड के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, अमाइन ग्रुप होता है और एसिड होता है। इसके अलावा ये पॉलीमर का मतलब है पॉली मीन मैनी एंड मर मीन यूनिट, यानी प्रोटीन जो है ये मैनी यूनिट का मजमुआ है या कम्बिनेशन है, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन सेल इज कॉल्ड, तो देन आप क्या कहेंगे, प्रोटीन। और अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड, एंड वी नो दैट मेमिलियन सेल के अंदर और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें जो पानी की कंसंट्रेशन नजर आती है वो 70% एंड 70% नजर आती है दोनों के अंदर। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर हमें पानी की जो परसेंटेज है एक सेल के अंदर, ये 80 to 90% नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड, तो आप क्या कहेंगे, प्रोटीन। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए फंक्शनली मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कौन सा होगा, जी हाँ, यकीनन हम यूं कहेंगे ये प्रोटीन है। फंक्शनली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कौन सा है, प्रोटीन। हम इसे कहते हैं, हमने अभी कहा इट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द सेल। सो ये क्यों, किस वजह से है, 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल जो मिलके बनाते हैं वो हमारे पास कौन बनाती हैं, प्रोटीन्स। इसके अलावा हम टाइप्स की बात करें तो एमसीक्यूज है, ये तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल सेल के अंदर 170 टाइप्स, 170 यानी 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हमें मिलते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ प्रोटीन जो है वो बनी होती है हमारे पास 20 अमाइनो एसिड की। और प्रोटीन कंटेन, अगर यूं पूछा जाए प्रोटीन कंटेन हाउ मेनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, तो आप कहेंगे 25 टाइप। अगर आप वर्ड यूं आ जाए कि मोस्ट प्रोटीन कंटेन, तो आप यूं कहेंगे 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हमें नजर आते हैं मोस्ट प्रोटीन के अंदर। लेकिन अगर सिर्फ प्रोटीन कंटेन की बात की जाए, मोस्ट का वर्ड ना यूज किया जाए, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 25 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, इसके कुछ अमाइनो एसिड हमारे पास एसेंशियल भी होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल भी होते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी हमारी खुद बनाती है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात कर लेते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी तैयार कर सकती है, जिसको लेने के लिए बाहर से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी हम जब फूड लेते हैं उसमें हमें किसी तरह की अमाइनो एसिड लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसे हम नाम देते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये हमें क्या नजर आएंगे, नॉन एसेंशियल, जो हमारी बॉडी बना सकती है। ठीक है, हमारी बॉडी
बना सकती है, तो ये हमें नजर आएंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, हमें डाइट में लेना ही पड़ेंगे, तो हम इस तरह की जो अमाइनो एसिड होते हैं उन्हें हम नाम देंगे क्या, एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डाइट में लेना जरूरी है। नाउ हम अपने सिलेबस के हिसाब से आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास एक अमाइनो एसिड के जो है वो सेंट्रल जो एटम होता है वो होता है अल्फा कार्बन। ठीक है, अब अल्फा कार्बन होता है, इसके ऊपर हमारे पास ग्रुप जुड़ा है जिसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, नीचे हमारे पास H ग्रुप जुड़ा है। एक साइड पे हमें अमाइन ग्रुप नजर आता है और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आता है, ये COOH। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अल्फा कार्बन को अकायरल कार्बन भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड कार्बन। ठीक है, बिकॉज जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनके अंदर हमें कार्बन एज ए स्केलेटन एटम के तौर पे नजर आता है, सेंट्रल एटम के तौर पे नजर आता है, इसीलिए हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन को इसलिए भी अल्फा कार्बन कहते हैं बिकॉज इसके दोनों साइड पे डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। तो आप यूं कहेंगे यहाँ पर COOH, एक साइड पे एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है और दूसरी साइड पे हमारे पास ये एक अमाइन ग्रुप जुड़ा है। सो दोनों साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन यानी दोनों फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो R है जिसे हम अल्काइल ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड भी कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। बेसिकली एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से इस R की बुनियाद पर, इस R के साथ जुड़े एटम या मॉलिक्यूल की बुनियाद या फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर ये वेरी करता है। तमाम अमाइनो एसिड एक दूसरे से वेरी करते हैं। अगर किसी अमाइनो एसिड के साथ सिर्फ हाइड्रोजन एटम अटैच हो, क्या हो, हाइड्रोजन एटम अटैच हो, तो हम उसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे, ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। तो अगर सिर्फ यहां इस R को हटाकर हम सिर्फ H लगा दें, क्या लगा दें, H, तो हमारे पास जो मोस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड आएगा वो ग्लाइसिन आएगा। क्या नाम आएगा, ग्लाइसिन। आपसे एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड, तो आप क्या कहेंगे, ग्लाइसिन। क्यों कहेंगे ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट, बिकॉज हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंगल एटम है, ये एक प्रोटॉन है, ये सिंपलेस्ट है, इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है। सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास जिस भी अमाइनो एसिड के पास मौजूद होगा R ग्रुप की जगह, तो उसे हम नाम देंगे ग्लाइसिन, और ये हमारे पास सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ठीक है, आपको समझ आ रही है। इसके बाद अगर सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड के बाद हम देख सकते हैं कि अगर R ग्रुप की जगह पे CH3 जुड़ा हो, ठीक है, तो हम इसे क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे एलानाइन। ठीक है, एलानीन भी कहते हैं या एलानाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोन इनके डिफरेंट नेम बदलते जाते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा एलानीन हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, यहां इसके हम जोड़ लेते हैं इसे CH3, ये वाला, ठीक है, एलानाइन वाला। तो ये हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड हो जाएगा, एलानाइन। ठीक है, तो कौन सा अमाइनो एसिड हो जाएगा, एलानाइन। ये एलानाइन हमारे पास एक अमाइनो एसिड है। पहला अमाइनो एसिड हमारे पास, क्योंकि हमने इसके साथ H जुड़ा है, तो ये हमारे पास ग्लाइसिन हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलानाइन हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, जी हाँ, ये हमारे पास डाई अमाइनो एसिड बनाएंगे, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये है हमारे पास, और इस पेप्टाइड बॉन्ड को एक और नाम देते हैं, दैट इज नोन एज अमाइड बॉन्ड। अच्छा, अमाइड बॉन्ड के बाद ये अमाइड बॉन्ड बना कैसे है, देखिए, एक तरफ से अगर हम देखें
तो हमारे पास एक तरफ से CO तरफ से हमें नजर आता है यहाँ पर कार्बन है और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान नाइट्रोजन, यानी अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन और दूसरा इसका जो है हाइड्रोक्सिल रिलीज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा उसे हम नाम देते हैं H2O। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन के प्रोसेस के तहत हमारे पास दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। और बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड तब बनेगा, दो अमाइनो एसिड के दरमियान तब बनेगा जब एक पहले वाले का हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे वाले का H ग्रुप रिमूव होगा। तो नाइट्रोजन एंड कार्बन के दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा उसे हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जिस प्रोसेस के तहत बना उसे हम क्या नाम देंगे? कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा हमने मजीद बात ये करनी है कि जब ये दोनों अमाइनो एसिड जो कि हमने पहले एक नाम दिया एलानाइन और पहले को हमने नाम दिया ग्लिसाइन, तो हम इसे क्या कलेक्टिवली नाम देंगे? ग्लाइसाइल एलानाइन हम कहेंगे। यानी ये दो अमाइनो एसिड जो दूसरा हमारे पास एलानाइन है, पहला जो हमारे पास वो ग्लाइसाइन है। तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारे पास जो बनेगा यानी दोनों अमाइनो एसिड का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा ग्लिसाइल एलानाइन। अच्छा, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन यहाँ पे बनते किस तरह से हैं। हमारे पास ये मोनो या सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड बना है बिटवीन टू अमाइनो एसिड के। अगर ट्राई पेप्टाइड हो तो फिर कितने अमाइनो एसिड होंगे? 3, शाबाश। और अगर हमारे पास 4 पेप्टाइड बॉन्ड बने तो हमारे पास टोटल कितने अमाइनो एसिड होंगे? 5। आपसे पूछा जाए इन पेंटापेप्टाइड बॉन्ड या इन पेंटा हमारे पास अगर 5 अमाइनो एसिड हो यानी 5 हमारे पास अमाइनो एसिड लगातार चेन के अंदर हो, 1 2 3 4, तो इनके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होंगे? तो हम क्या कहेंगे? 4। और अगर टोटल अमाइनो एसिड पूछा जाए 5 तो यकीनन सी बात है कि 5 होंगे। इस तरह से कुछ और भी हमसे क्यूज हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो के साथ मिलता है, दूसरा जो है वो तीसरे के साथ मिलता है, तीसरा चौथे के साथ मिलता है, तो हमारे पास जो चेन बनती है उसे हम नाम देते हैं पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि प्रोटीन बनाते हैं। ओके, नो हाउ मेनी अमाइनो एसिड कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल पॉलीमर चेन ऑफ अमाइनो एसिड? तो हमारे पास जो हमारी बुक में लिखा है ये हमें नजर आती हैं 51 से लेके 3000 तक अमाइनो एसिड नजर आते हैं। आप नोट करते जाएं, 51 से लेके 3000 तक हमें अमाइनो एसिड नजर आते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है, हाउ मेनी अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड? हाउ मेनी अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड? तो हम जानते हैं कि ये कितने होंगे? 5। और अगर हमसे पूछा जाए हाउ मेनी अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन हेक्सापेप्टाइड तो हम क्या कहेंगे? 6 कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड तो आप क्या कहेंगे? 4। और हाउ मेनी अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन ट्राई पेप्टाइड तो आप क्या कहेंगे? 3। ट्राई का मतलब 3, पेप्टाइड मीन अमाइनो एसिड। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये अमाइनो एसिड की जो तरतीब है और जो फंक्शन है ये बहुत दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सबसे पहले जो हमारी बुक में एक एग्जांपल दी गई है वो है हीमोग्लोबिन की। तो हीमो एंड ग्लोबिन, हीम का जो वर्ड है ये हमारे फंक्शनल ग्रुप की वजह से, ये सेंट्रल एटम की वजह से है जो कि हमें हीमोग्लोबिन में आयरन नजर आता है, ग्लोबुमिन प्रोटीन। हमें अगर हम हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की ये सेल के जो हमारे पास रेड ब्लड सेल है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर 95% हीमोग्लोबिन नजर आती है। इसकी जो शेप नजर आती है ये हमें बाई कनकेव शेप नजर आती है, बाई मीन डबल, कनकेव का मतलब केव से वर्ड निकला है जिसका मतलब है दोनों साइड पे डिप्रेशन। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बाई कनकेव शेप है
एंड बोथ टाइप ऑफ डिप्रेशन, यानी बोथ साइड पे हमें डिप्रेशन मौजूद है। हीमोग्लोबिन के एक हमारे पास जो सिंगल कार्पसल होता है इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 5, 7, 4 हमारे पास अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं किनके अंदर? एक हीमोग्लोबिन सेल के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हमारे पास अमाइनो एसिड है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है हमारे पास। अच्छा, ये दो चेन पर मुश्तमिल होते हैं, एक होती है अल्फा और दूसरी हमारे पास बीटा। आगे मजीद जो अल्फा है इसके अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं और इसको मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ तो ये हमारे पास 282 अमाइनो एसिड बनते हैं। इसके अलावा जो बीटा चेन है इसके अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं और ये भी बीटा भी आगे 2 होती हैं, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 292 अमाइनो एसिड होते हैं। अगर हम इनको जमा करें, कलेक्ट करें, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आते हैं वो आते हैं 574 अमाइनो एसिड आते हैं। ये तो हमें थोड़ा सा पता चल गया कि नंबर ऑफ चेन्स कितनी है, 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। और जो हमारे पास अल्फा है उसके अंदर 141 अमाइनो एसिड नजर आते हैं, जो हमारे पास बीटा है इसके अंदर हमारे पास 146 सिंगल बीटा चेन के अंदर, और सिंगल बीटा चेन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल 292 अमाइनो एसिड नजर आएंगे। ये इसके अंदर भी से भी बहुत सारी एमसीक्यूज बन सकती हैं, बनती आ रही हैं। नो, हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है इसका सीक्वेंस जो है अमाइनो एसिड का हमें यूं नजर आता है। सबसे पहले वेलाइन नजर आता है, ये मैंने यहां पर लिखा है। इसके अलावा हमारे पास जो पहले नंबर पे वेलाइन, दूसरे नंबर पे हिस्टाडाइन, तीसरे नंबर पे हमारे पास ल्यूसीन, चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है? थ्योनाइन, एंड हमारे पास 5वें नंबर पे आता है प्रोलाइन, एंड 6ठे नंबर पे हमारे पास ग्लूटामिक हमारे पास अमाइनो एसिड आ जाता है, एंड 7वें नंबर पे हमारे पास ग्लूटामेट आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास तरतीब है किसकी? अमाइनो एसिड की। किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के अंदर। लेकिन हमने एक बीमारी का नाम पढ़ा है, दैट इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। क्या नाम कहते हैं इसे हम? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ग्लूटामिक ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड है जो कि नेगेटिव इन नेचर है, क्या होता है? नेगेटिव इन नेचर। इसको रिप्लेस कर दिया जाता है वेलाइन से, जो कि एक और अमाइनो एसिड होता है, और इसकी नेचर क्या होती है? नॉन पोलर। अगर ये नॉन पोलर है तो वो एसिडिक है, इनके या नेगेटिव चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होता है। तो जब ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिक हमारे पास अमाइनो एसिड है इसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है वेलाइन से, तो पहले चेंज होता है सीक्वेंस के बाद स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। पहले शेप हमारे पास आती है बाइकनकेव, लेकिन जब वेलाइन आ जाता है तो हमारे पास शेप बन जाती है कि इसकी सिकल सेल एनीमिया की। A4 हमारे पास है विदाउट, एक मतलब क्या होता है? विदाउट। ठीक है, और एनीमिया मीन हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हमारे पास नजर आता है इस तरह से। तो इस शक्ल को जब आ जाता है इसे हम नाम देते हैं सिकल। तो ये सिकल है, इसकी हीमोग्लोबिन की शेप जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाती है। नो, हम आगे बात करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन का जो वर्ड है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि हमारे पास प्रोटीन जो है हमारे सिलेबस में कितनी तरह की हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास फिलामेंटस शेप नजर आती हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्लोब्यूल शेप नजर आती हैं। इसके अलावा ग्लोब्यूल, और इसके अलावा हमें इंटरमीडिएट शेप नजर आती हैं। कौन? क्लासिफिकेशन के एतबार से हमारे पास प्रोटीन नजर आती है। नंबर 1, जो हमारे पास फिलामेंटस शेप हैं ये स्ट्रक्चरली फिलामेंट टाइप होंगे। ठीक है, धागा नुमा होंगे, फिलामेंट टाइप। और इसके अलावा इनका जो स्ट्रक्चर है दीज आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की होती हैं। जो हमारे पास फिलामेंटस शेप हैं ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बी कहलाती हैं, जैसा कि हमारे पास हेयर है। इसके अलावा हमारे पास नेल होते हैं, केराटिन प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा ये इनसोल्युबल होती हैं वाटर के अंदर। और मायोसिन की जो टेल है वो भी हमारे पास कौन सी है? इसके अलावा जो हमारे पास ग्लोब्यूल हैं
हम जानते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन की वजह से ये हमें स्फेरिकल नजर आते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, और यहाँ पे हमें नजर आएगा ये एंजाइम, इनकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर ये ओवल शेप भी हमें नजर आते हैं। इंटरमीडिएट ये फिलामेंटस एंड हमारे पास ग्लोबल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, इनके इंटरमीडिएट नजर आते हैं। ये ओवल शेप भी नजर आते हैं, ये हमारे पास एलोंगेटेड शेप भी नजर आते हैं, और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, फाइब्रिनोजेन। और हम जानते हैं फाइब्रिनोजेन का फंक्शन क्या है, इट इज एक्ट एज ए ब्लड क्लॉटिंग के तौर पे काम करती है। ठीक है, तो ये हमें नजर आती है क्या, ये जो प्रोटीन है ये हमें फंक्शनली भी नजर आती है एंड स्ट्रक्चरली भी, दोनों जगह पे नजर आती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं इनके फंक्शन क्या है। तो ये फंक्शनली ये स्ट्रक्चरल अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। स्ट्रक्चरल कैसे स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही होती हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। तो स्ट्रक्चर के एतबार से बात की जाए तो केराटिन है, केराटिन जो है ये हमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन नजर आती हैं। इसके अलावा ये हमें नेल के अंदर नजर आती हैं। ठीक है, नेल्स के अंदर नजर आती हैं, हेयर्स के अंदर नजर आती हैं, ये हमें स्किन के अंदर नजर आती हैं, तो ये स्किन भी बनाती हैं। इसके अलावा ये हमें एग्स के अंदर नजर आती हैं, एल्ब्यूमिन की फॉर्म में। ठीक है, एल्ब्यूमिन की फॉर्म में। इसके अलावा अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमारे पास फंक्शन के एतबार से कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं फंक्शंस के एतबार से। हमारे पास फंक्शन एक्टिव प्रोटीन भी नजर आती हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स आ जाते हैं। विटामिन्स को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, विटामिन्स। इसके अलावा हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या नजर आती हैं, ये एक्टिवेटेड प्रोटीन नजर आती हैं। इसके अलावा ये विनोमस टॉक्सिक प्रोटीन्स भी हमें नजर आती हैं हमारी बॉडी, हमें पाई जाती हैं हमारी बॉडी में नहीं, बल्कि ये हमें नजर आती हैं कहाँ पे, अंदर विनोम की फॉर्म में। ठीक है, ये हमें विनोम की फॉर्म में हमें नजर आती है एज ए टॉक्सिक प्रोटीन। इसके अलावा ये डिफथेरिया भी एक प्रोटीन है जो कि वेरी वेरी विनोमस और या टॉक्सिक प्रोटीन है, डिफथेरिया। ये भी हमें एज ए टॉक्सिक प्रोटीन आती हैं। इसके अलावा हमारे पास मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन है प्लांट के अंदर, जिसे हम नाम देते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट, रुबिस्को। ठीक है, तो ये भी एक एंजाइम है जो कि हमें मोस्ट अबंडेंट नजर आता है प्लांट रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। प्लांट रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये जो हमारे पास प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन नजर आती है किसके अंदर, हमें प्लांट के अंदर नजर आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास अमाइनो एसिड जो हैं ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पे भी हमें नजर आती हैं, ये एज ए ट्रांसपोर्टर के तौर पे भी नजर आती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टर की कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर, ये हमारे पास एल्बुमिन की जो एग्जांपल है, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, किसकी, एल्ब्यूमिन। इसके अलावा फंक्शन स्ट्रक्चर की तो बात करें, हमें ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में नजर आती हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नजर आती हैं एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर में नजर आती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था प्रोटीन के बारे में। इसके बाद जो लेक्चर है इंशाल्लाह हम लिपिड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।